नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है एवन बैंकिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेगा मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम बहुत सारे जबरदस्त तरीके के एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद रिजल्ट आता है और डेफिनेटली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और हमारे द्वारा पढ़ाए गए काफी सारे बच्चे इसी प्रोसेस को फॉलो करते करते एग्जाम से सिलेक्शन और सिलेक्शन से ज्वाइनिंग तक पहुंच चुके हैं। और यही बेनिफिट आप सब भी उठा सकते हैं इवन बैंकिंग क्लासेस के साथ में कनेक्ट होकर के। चलिए शुरुआत करते हैं, टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का पेपर है। ऑब्वियसली मेगा मॉक टेस्ट की सीरीज है और 2025 यानी कि साल चल रहा है लेटेस्ट। इसमें सिलेबस में कुछ भी नया नहीं है, वही एग्जाम है, वही सिस्टम है। बस इस बार अंग्रेजी अंत में आने की जगह बीच में आ गई है। 30 नंबर के 30 प्रश्न है, 30 नंबर है और 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो आगे बढ़े इससे पहले चलिए क्वेश्चन निकाल लेते हैं। इस पेपर की बात करें तो पहली बात हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने ये टेस्ट दिया होगा। जिसने नहीं दिया है कोई बात नहीं, बट आवश्यकता थी टेस्ट देने की। अब इस पेपर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात यहां पर एक आती है कि अब बच्चों ने टेस्ट तो दे दिया, आंसर हम बच्चों को बता चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि कॉम्प्रीहेंशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके उत्तर बनेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम यहाँ पे बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन के मीनिंग समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रिक्स हम ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। हम पहले क्वेश्चंस रीड करने के बारे में बोलते हैं, क्वेश्चन रीड करने के बाद ऑप्शंस रीड करवाते हैं, ऑप्शन रीड करवाने के बाद थ्योरी माइंड में डेवलप होती है, थ्योरी डेवलप होने के बाद कुछ कीवर्ड्स डेवलप किए जाते हैं, कीवर्ड्स निकाले जाते हैं, टिक किए जाते हैं और उन कीवर्ड्स को बाद में पूरे कॉम्प्रीहेंशन में स्किमिंग, स्कैनिंग और स्किपिंग 3 वर्ड आते हैं। स्किमिंग, स्कैनिंग और स्किपिंग के नाम से हम उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद कॉम्प्रीहेंशन की टोन को समझते हैं, टोन समझने के बाद आंसर निकालते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बट यहाँ पे हम प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन समझा रहे, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं स्टूडेंट का रीडिंग का लेवल डेवलप हो। लेवल डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक चीज को समझना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है और शुरुआत हम यहाँ पर कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को यह क्वेश्चन पेपर आसानी से दिख रहा होगा। अब दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, जरूर दिखेगा। अब हमारे पास पहला पेपर है कंजम्पशन का। अब पेपर में वर्ड आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? कंज्यूम जब हम किसी चीज को करते हैं तो कंजम्पशन वर्ड बनता है। कंजम्पशन का अर्थ होता है खपत। खपत का अर्थ हम सभी जानते हैं कि किस चीज को हम किस तरीके से कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। कंजम्पशन एक बहुत जरूरी एलिमेंट है मनुष्य के अंदर, नागरिकता के अंदर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। जब शुरुआत हुई तब से अब तक हम कंजम्पशन कर रहे हैं संसाधनों का। ठीक है, द सक्सेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एंड मेजर्ड अ ग्रेट डील बाय द लेवल एंड नेचर ऑफ कंजम्पशन। बहुत बड़ी बड़ी कामयाब अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो बेसिकली इस कंजम्पशन नाम की चीज को हमेशा मेजर करती रहती है कि कितनी आवश्यकता है, क्या हम पूर्ति कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है और क्या क्या चीजों की कीमतों पे भी फर्क पड़ता है। अब पुराने समय की बात से शुरुआत हो रही है, हंटर गैदरर्स की बात हो रही है, whose consumption was survival centric to the millennium, for whom the consumption is about fulfilling aspiration. Nature of consumerism has seen tremendous shift. अब अतीत की बात यदि करें, पुराने समय में जो शिकारी होते थे, आदि मानव काल की बात करते हैं, तो आदि मानव काल के अंदर व्यक्ति के लिए अपनी बेसिक आवश्यकताएं पूरी करना सबसे बड़ी जरूरत होती थी, उसको उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। अब ये समय समय पर जैसे टाइम बदला वैसे वैसे अर्थव्यवस्था के अंदर और लोगों के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला, और वो परिवर्तन था उसकी हंगर, उसकी भूख जो थी वो लगातार बढ़ती गई। और आज के दिन केवल पेट भरना, केवल जिंदा रहना ही कंजम्पशन, खपत नहीं है। आज के दिन हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकता से अधिक अभिलाषा, एक चुनौतियां या एक बराबरी प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। कंजम्पशन की बात करें, मॉडर्न डे consumerism is not about wanting more but wanting it fast. अब आज के दिन, पहले क्या होता था,
आपको कोई चीज मिलनी है, आप इंतजार कर लोगे, 4 दिन बाद आ रही है, 5 दिन बाद आ रही है, 10 दिन बाद आ रही है। लेकिन आज के दिन हमारी सबसे बड़ी सोच क्या रह गई? सबसे बड़ी सोच हो गई है आज ही चाहिए। अब इसके बाद फिर सोच बदली, 10 मिनट में चाहिए। अब ब्लैंकेट जैसी एप्लीकेशन जो है फास्टेस्ट स्पीडी मैनर के अंदर चीजें प्रोवाइड करने के लिए अब मजबूर होती जा रही, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, इंतजार करने की क्षमता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं तो वी आर इन द एज ऑफ हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म। हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म हमने आपको बता दिया। यूबिक्यूटस ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैव फ्यूल्ड हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म, which refers not only the kind of product being sold but also the ease of with which consumer order them, speed at which such products are delivered। आज के दिन हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म चल रहा है। पुराने टाइम पीरियड में हम सभी जानते थे कि दुकान में, गांव में एक ही दुकान है, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हम उसी में मैनेज करने की कोशिश करते थे। समय बदलता जा रहा है। अब समय बदलता जा रहा है तो ई कॉमर्स में हम सबसे पहले वेबसाइट्स पे हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कितने, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बाद में कितनी देर में पहुंचाएगा, कितना कंज्यूमर इजीली कन्वीनियंट होगा। यानी आज के दिन हर एक व्यक्ति कंज्यूमर को लुभाने के लिए और उसके लिए सेटिस्फेक्शन देने के लिए बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लगा हुआ है। चलो जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी, एक स्टडी की गई है इनवेस्ट के द्वारा, 56% ऑनलाइन कंज्यूमर जो हैं वो 18 से 34 साल के हैं। उनका मानना है कि जो सामान वो ऑर्डर कर रहे हैं वो सेम डे मिल जाए। ठीक है, सेम डे मिल जाए। 61% वांट पैकेजेस इवन फास्टर, कि उनका जो है सेम डे नहीं, सेम घंटों में मिल जाए, मतलब 2-3 घंटे में उनका प्रोडक्ट मिल जाए। तो अभी तक हमने केवल पढ़ा कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कैसे कैसे उसकी डिमांड का सिनेरियो बदलता जा रहा है। ठीक है, आफ्टर ई कॉमर्स कंपनी मेड डिलीवरी देयर कोर कॉम्पिटेंस, पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड एंड इवन ड्रोन्स इन द स्काई, द कंपटीशन टू डिलीवर फास्टर एंड बेटर इज शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडस्ट्री पैटर्न। अब लोगों को और ज्यादा खुश करने के लिए अलग अलग नए नए रास्ते अपनाए जा रहे। पहले क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को कोई सामान चाहिए होता था तो वो जल्दी जल्दी और जल्दी और जल्दी कर करके भगाता जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अब लोगों को पहले तो बूट्स ऑन द डोर स्टेप, मतलब फिजिकली जाके दिया जाता था। अब क्या है, ड्रोन से भी प्रोडक्ट गिराए जा रहे, ड्रोन से पैकिंग करवा करके व्यक्ति को पहुंचाई जा रही है। इंडिया में हमने देखा फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट जैसी 10 मिनट में डिलीवरी कर रही कंज्यूमर के लिए सेलेक्ट सिटीज, मतलब काफी ज्यादा बड़े शहरों में। और ये जो है ये हो रहा है उनकी हाइपर लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क, मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजीज है, उनकी जो स्पीड है, लिवरेज प्रोडक्टिविटी एल्गोरिदम, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड इन सम केसेस प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव फॉर डिलीवरी पार्टनर। यानी कि यहां पर एक चीज हो रही है कि हर तरीके से डिलीवरी को फास्टर बनाना, प्रोडक्ट क्वालिटी का देना, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को रखना और उनको अच्छे से डिस्प्ले करना, ये सबसे बड़ी डिमांड बन चुकी है। When the 10-minute delivery plan was announced, policymaker and expert raised concern that delivery professionals might resort to reckless driving, put themselves and others at risk in their rush to stick in timeline। अब हर किसी के दिमाग में एक ही बात थी कि जब पहली बार ये बात सामने आएगी 10 मिनट के अंदर अंदर डिलीवर किया जाएगा फूड, ग्रोसरी या वट एवर द थिंग दे हैव ऑर्डर्ड, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आने लगी कि ये अब शुरुआत में लोग भी डर गए। क्यों डर गए? कहीं ऐसा ना हो जल्दी पहुंचाने के चक्कर में गाड़ी दे मारे, नुकसान हो जाए, मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए, बट कोई बात नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। Indiscriminating work pressure can lead to fatigue, mental health issues and other health issues among delivery professionals। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि सभी लोगों के ऊपर इतना दबाव है, इतना प्रेशर है कि उन्हें हर परिस्थिति में प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से तेजी से पहुंचाना है कस्टमर के पास में, बाय हुक और बाय क्रुक। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उनके दिमाग में सिर्फ कंपटीशन, जिससे उनकी शारीरिक मानसिक दोनों हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर फर्क पड़ रहा है। In an industry which offer little
to no social security for gig workers, they could have serious consequences. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब ये इंडस्ट्री छोटी है क्योंकि अभी हर जगह फैली नहीं, लेकिन अब इससे क्या है, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और इनके लिए कोई सोच भी नहीं रहा है ना। नीति आयोग ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में इंडिया का बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, गिग एंड प्लेटफॉर्म यही है जिसमें डिलीवरी प्रोवाइडर्स को हम बोलते हैं, तो ये सजेस्ट करता है एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंक्लूडिंग पेड सिक लीव, हेल्थ एक्सेस इंश्योरेंस, ऑक्यूपेशन डिजीज एंड वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हर प्रकार का सिक्योरिटी, सेहत से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित, उनको छुट्टी और पेड लीव, इन सभी चीजों की बात की गई। मतलब कहने का एक तरीके से उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट किया जाने की कोशिश की जा रही है ह्यूमन की नीति आयोग के प्लान के अंदर। अब हाइपरलैप्स तो चलो हम समझ गए, हाइपरलैप्स ऐसा नहीं कि इसके बेनिफिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2020 और 21 में 7.7 मिलियन वर्कर्स जो थे इस तरीके के छोटे मोटे काम करके पूरा का पूरा वर्कफोर्स जो है पूरी इंडिया की इकोनॉमी में 1.5% का कंसीडर करवाते। दिस इज एक्सपेक्टेड, और ये आगे आने वाले समय में 23.5 मिलियन वर्कर इसमें 2029 से 30 में जुड़ जाएंगे। गोइंग अहेड, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देयर आर टू पाथ्स, दो रास्ते बनते हैं। पहला कि कंटिन्यू चलता रहे ऐसा काम, और काम चलता रहे ताकि बेशक जो डिलीवरी मॉडल है उसको और ज्यादा बेहतर बनाए या लेड बैक करे डिलीवरी मॉडल को, या दूसरा तरीका है इन द रश टू कम अप विद बेटर वैल्यू प्रपोजिशन। अब कस्टमर को बेटर वैल्यू प्रपोजिशन मिले, बिजनेस ऑफन टेंड्स टू इग्नोर द सोशल, एथिकल, एनवायरमेंटल एंड पर्सनल कॉस्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन। अब नॉर्मली क्या होता है, धंधा जब आता दिखता है तो जब बेनिफिट्स आते दिखते हैं तो ज्यादातर लोग इस तरीके की थ्योरीज को अवॉइड करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई देख लो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। अब ऐसे में नियम टूटे, कानून टूटे, कोई दिक्कत नहीं, पैसे कम मिले ठीक है लेकिन मिलने चाहिए। these decisions get influenced by and further influence consumer need and behavior। अब इस तरीके से ये जो काम तो करते हैं, अब हर एक आदमी घर बैठे बैठे ऑर्डर कर देता है खाने का। अब खाने का ऑर्डर कर देता है तो पैकेजिंग से लेके आपके होटल तक या आपकी जगह तक 15 मिनट या 10 मिनट में खाना पहुंचाना, ये एक नीड पड़ जाती है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 बार गिर रहा है, 20 बार गिर रहा है नहीं गिर रहा, आपको फर्क नहीं पड़ता। खाना लेट आया, कई बार आप कैंसिल कर देते हो, नहीं भाई मुझे लेना ही नहीं है क्योंकि फायदा नहीं है। अब ऐसी अवस्था में सरकार नियम बनाना चाहती है लेकिन वो नियम अप्लाई हो नहीं पा रहे। While advertising serves a positive purpose by educating consumers। अब सबसे बड़ी चीज है कि हाय तोबा मचाने की जगह कंज्यूमर्स को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ मच के बाद ब्लैंक है, ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा, has been focused on the question of whether advertising is manipulative। अब सारी चीजों को देखते हैं तो क्या हमें ये नहीं लगता कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट का मतलब ये कि एक तो तरीका ये कि अगर एग्जैक्टली 10 मिनट में पहुंचाना है तो बहुत सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, समय से पहले उनको हेल्थ से लेके एक्सीडेंट से लेके हर प्रकार के इंश्योरेंस, पेड लीव से लेके सब चीजें, और अगर नियम नहीं मानते तो जाहिर सी बात है वो घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हाउ इज कंज्यूमरिज्म इवॉल्व इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, किस तरीके से कंज्यूमरिज्म जो है बदलता चला गया, यानी कि हंटर्स की लाइफ से लेकर के कंज्यूमरिज्म बदल गया आज की मॉडर्न लाइफ को लेकर के। तो सारे ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली आंसर बनेगा। आंसर हम ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं, इसीलिए हम केवल और केवल स्टोरी को समझा रहे हैं। अब रिनाउंसिंग द प्रिमिटिव अप्रोच, प्रिमिटिव यानी कि सबसे प्राथमिक अप्रोच थी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करना, बेसिक नेसेसिटी को पूरा करना, लेकिन समय बदलने के साथ साथ ये चीजें बदलती चली गई और अब जो है ये मिलेनियल लाखों करोड़ों लोगों की डिजायर बन चुकी। अगला सवाल आता है, हाउ आर डिलीवरिंग कंपनीज अप्रोच विद देयर 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विस। अब ये जो डिलीवरी कंपनीज हैं ये किस तरीके से अप्रोच करती हैं अपने कस्टमर्स को। पहली चीज ये सबसे पहला अपना लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क बढ़ाते हैं, यानी कि बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स से दोस्ती करते हैं। प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम का मतलब होता है कि अंदाजा है कि कौन सी चीज कहां पर अवेलेबल होगी।
एनकरेज करते हैं डिलीवरी पार्टनर को कि भाई इंसेंटिव मिलेंगे, तो इसमें सारी चीजें हमारी कंसीडर हो जाती है, सारी चीजें। और ये एग्जैक्टली एक सारी चीजें यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजें बताई गई कि किस तरीके से इंसेंटिव सिस्टम को पाने के लिए, देने के लिए, इंसेंटिव सिस्टम प्रोवाइड करने के बाद ये सारी चीजें यहां पर हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म के अंदर कंसीडर की जाती हैं। हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म में ड्रोन से भेज रहे हैं, बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये देखो ना हाइपर लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क बना रहे हैं, तो ये सब चीजें काफी ज्यादा एक तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनती है। अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाई डिड पॉलिसी मेकर स्केप्टिकल, संदेह होना अबाउट द न्यूली इंट्रोड्यूस 10-minute डिलीवरी सर्विस बाय फूड और ग्रोसरी, मतलब क्यों ऐसा था, वो बहुत ज्यादा संदेह में थे। अब यहाँ पे संदेह में थे, पहली बात इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है, पहली बात इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दीज है, यानी कि संदेह की बात करें तो। अब सबसे पहले पढ़ते हैं, शॉर्ट डिलीवरी टाइमलाइन प्रेशर क्रिएट करेगी डिलीवरी पार्टनर पर और ओवर वर्क के लिए उसे फोर्स करेगी, जिससे वो रैश ड्राइविंग करेगा। अब जो इस तरीके का प्रेशर है डिलीवरी करने वाले की लाइफ के लिए एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि अगर कहीं चोट लग गई तो। और ड्यू टू एक्सटेंसिव वर्क, बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से दिमागी थकान, शारीरिक थकान और हेल्थ इश्यूज बनते रहते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म, कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म को लेकर के। तो आंसर जब हम पढ़ते हैं तो सारे आंसर पढ़ने के बाद में केवल एक स्टेटमेंट गड़बड़ है। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, फॉल्स है। यहाँ पे हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म इज ग्रेजुअली इन इट्स वे टू डिटीरियोरेट द इकोनॉमी, ये जो क्या इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है, अरे भाई ये तो बल्कि फायदा दे रहा है। अभी 1.5% है, आने वाले 2029-30 तक यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कितने % बेनिफिट होगा, 23.5 मिलियन लोग इसमें काम कर रहे होंगे, तो इकोनॉमी का नुकसान का है, ये तो फायदा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्क है, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गड़बड़ है, कोई लॉस नहीं है, इकोनॉमी को डिटीरियोरेट नहीं करेगा, इकोनॉमी को खराब नहीं करेगा। अगला सवाल है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, इस डेटा को जब आप देखते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। भाई हमें तो अभी हमने ये हाइपर कंज्यूमरिज्म वाली स्टेटमेंट देखी थी, हाइपर कंज्यूमरिज्म वाली स्टेटमेंट देखी थी जो ट्रू लग रही है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा ना कौन सी ट्रू है कौन सी गलत है, ठीक है। अब पहले ये देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल बोला गया 7.7%, फिर ये भी देखा गया कि गिग वर्कर्स की बात हो रही, सिक लीव नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये भी गड़बड़ है। यानी दो आंसर होने चाहिए जिसमें बी भी और सी भी हो, इसमें ए और सी है, बी नहीं है, यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। फिर भी पढ़ते हैं, 56% ऑनलाइन कस्टमर जो है 18 से 34% के, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा बन जाएगा। कौन सा पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिट इन द ब्लैंक, ये हमारे पास में 41 नंबर का ब्लैंक है, इसमें कौन सा वर्ड फिट होता है। तो फिर ये सेंटेंस पढ़ते हैं, while advertising serves a positive purpose by educating consumers, अब कंज्यूमर को क्या किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और एजुकेशन के साथ साथ अब यहाँ पे क्या देंगे, डैश हैज बीन फोकस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ वेदर, अब उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनका ध्यान खींचना पड़ेगा कि क्या भाई जो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है, अटेंशन लानी पड़ेगी कि क्या वो चीजें बेसिकली सही भी है या गलत है, इनडिस्क्रिमिनेटिव है ना। कौन सा वर्ड यहाँ सिनोनियम है इनडिस्क्रिमिनेटिव का, इनडिस्क्रिमिनेटिव का सिनोनियम है। इनडिस्क्रिमिनेटिव का मतलब क्या होता है, जानबूझकर किसी काम को करना, अंधाधुंध हो जाना, किसी काम को करना, जानबूझकर किसी काम को करना इनडिस्क्रिमिनेट कहलाता है। अब लेथार्जी होता है थकान भरना, चिढ़ नहीं हो सकता, टर्स सिर्फ एक ही वर्ड है, कैप्रिशियस जानबूझकर काम को बढ़ाना। यूबिक्यूटस का हमें ढूंढना है एंटोनियम, यूबिक्यूटस क्या होता है, पहले वर्ड लिख लीजिए, बैंकिंग के पेपर में ये वर्ड बार बार आता है, जिस चीज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, प्रचुर मात्रा हो, अबंडेंस हो चीजों का, अबंडेंस हो चीजों का, उसके लिए यूबिक्यूटस आता है, और विरोधाभास में बनेगा कार्स। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगला सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 44 से 48,
कि भाई हर एक क्वेश्चन की बात हो रही है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस की बात करते हैं तो इनमें से कुछ करेक्ट पोजीशन पे, कुछ नहीं है। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो इनकरेक्ट पोजीशन पर है और सही पोजीशन पे लगाने के बाद उत्तर बन सकता है। पोजीशन चेंज करने से उत्तर बन सकता है, ये चीज आपको देखनी है। सबसे पहला सवाल, नो सब्जेक्टेड। ओके, नो सब्जेक्टेड कैसे होगा? नो सब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, ये तो नहीं होना चाहिए। ड्रोकैनियन, ड्रैकोनियन, ड्रैकुला से बना है, अलाउ वर्ब है, तो नो के बाद संज्ञा चाहिए और संज्ञा केवल यहां पर है। तो पहला वो ऑप्शन देखो जिसमें ए को सी में बदला जा रहा है। ए सी में है, नहीं है। ए सी में है, नहीं है। यहां भी नहीं है। एक ही आंसर हो सकता है, ये वाला। नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड एवर, वुड एवर, और बी डबल रहा है वुड एवर। एवर के बाद में वुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मोडाल्स है। मोडाल्स के बाद संज्ञा चाहिए भाई, वर्ब चाहिए, हम सॉरी, वर्ब चाहिए। ड्रैकोनियन एक एडजेक्टिव है, वर्ब है अलाउ, तो आंसर बनेगा केवल एक, ए सी बी डी। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। 45 नंबर, 45 नंबर आता है, क्या है भाई हमारे पास में? जजमेंट डिलीवर किया गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई, ठीक है जी। फॉर्मली, फॉर्मल से बना, फॉर्मली एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब के बाद यहां पे वर्ब चाहिए। वर्ब यहां पे क्या है? रिकॉग्नाइज, फॉर्मली रिकॉग्नाइज। प्राइवेसी कोई वर्ब नहीं है, फंडामेंटल कोई वर्ब नहीं है। जो शब्द ए एल एन ए एल सी ए एल लेसफुल पर एंड होते हैं वे शब्द आपके विशेषण है। जो शब्द आपके विशेषण है वो एडवर्ब के बाद नहीं आएंगे, वर्ब चाहिए भाई। तो डिलीवर्ड, फॉर्मली रिकॉग्नाइज, फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड आना चाहिए, फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड आना चाहिए। और फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड के बाद में द राइट टू प्राइवेसी एज बीइंग अ फंडामेंटल राइट, आंसर बन जाएगा आसान। हर एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल है, डेटा सिक्योरिटी की बात हो रही है। ओके, डेटा सिक्योरिटी इंडिविजुअल, ये तो कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है, तो बदला जाएगा भाई। ए को किस में बदल सकते हैं? डी में, बी में, सी में, यानी सारे ही बदल रहे हैं। ऑफ ए और एन पर्सपेक्टिव, ऑफ ए और एन पर्सपेक्टिव, ये भी गड़बड़ है। डेटा सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव देखा जाए इंडिविजुअल की नजरिए से, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो ए बी में बदलेगा, पहली कहानी तो यहां पे आ जाएगी। ये वाला आंसर एक बार टैली करते हैं। डेटा सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव यानी नजरिया देखे इंडिविजुअल की तरफ से, तो द थ्रेट्स पोज्ड बाय, जो थ्रेट्स मिल रही, थ्रेट्स किसकी मिल रही? मालवेयर की थ्रेट्स मिलती है। मालवेयर वायरस को बोलते हैं। मालवेयर कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। बी के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए बच्चा जी, ये भी ध्यान रखना। अगर हम इसको दूसरे एंगल से पढ़ें तो बी के बाद पैसिव वॉइस, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई है ही नहीं, केवल एक है। तो इसको उठाकर सी को डी और डी को सी में बदल सकते हैं, ट्रिक चालू हो सकती है। 47 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। 47 नंबर क्या है भाई? 47 है, टू अलॉट द टास्क ऑफ वायलेशन, ऑफ वायलेशन, ठीक है जी, ऑफ वायलेशन। वायलेशन तो ठीक है, फिर एक्सक्रीटा वायलेशन कैसे हो सकता है? गड़बड़ है ना। दूसरी बात, एंड के बाद अगर यहाँ वर्ब आ रही तो एक चीज याद रखना, अगर एंड के बाद यहाँ जेरेंड है तो यहाँ भी जेरेंड ही आएगा। दोनों जगह सेम फॉर्म आती है भाई। कनेक्टर का ये सबसे सिंपल सा रूल है, ये तो हम जानते हैं कि इक्वल पेयर होने चाहिए भाई, इक्वल पेयर होने चाहिए, है ना। तो क्लीनिंग सीवर्स है तो यहाँ पे समथिंग एक्सक्रीटा आईएनजी होना चाहिए भाई, यहाँ पे एक इक्वल पेयर होना चाहिए। तो आईएनजी इसमें तो है नहीं, एक एरा, तो रिमूविंग एक्सक्रीटा होना चाहिए। तो ए को डी में बदलना जरूरी है, तभी आंसर बनेगा। इक्वल पेयर वाली थ्योरी लगाइए तब जाके काम बन रहा है, ठीक है। 48 नंबर पर आ जाते हैं। मणिपुर का क्वेश्चन है, मणिपुर का क्वेश्चन है। मणिपुर इज डिवाइडेड, ओके, मणिपुर इज डिवाइडेड, अच्छा जी। एंड साइकोलॉजिकली, जियोग्राफिकली, ये तो दोनों एक साथ हो नहीं सकते ना। साइकोलॉजिकल और जियोग्राफिकली बीच में कोई कनेक्टर आना चाहिए, गड़बड़ यही है भाई, गड़बड़ यही है। मणिपुर इज साइकोलॉजिकली एंड कुछ ऐसा होना चाहिए, मणिपुर इज, ए को बदलना है बी में, मणिपुर इज जियोग्राफिकली एंड साइकोलॉजिकली डिवाइडेड, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। मणिपुर जो है साइकोलॉजिकली भी अलग है और जियोग्राफिकली भी अलग है, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा, क्योंकि दोनों एडवर्ब एक साथ नहीं आ सकती, वर्ब इधर आएगा और जियोग्राफिकली इधर आ जाएगा।
आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बच्चा जी ध्यान से सुन लेना, एरर के क्वेश्चन है। अगर आपका एरर डी में है, ध्यान से सुनना है, तो ए ऑप्शन आंसर बनेगा। ए में डी दे रखा है, ये बात ध्यान रखना। अगर ऑप्शन ए में है तो बी पे टिक करना, इस तरीके से समझ लेना। आंसर ये है आपके, ये बात ध्यान रखना, आंसर ये है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब सबसे पहला वर्ड आता है जमाइका इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जेरेंड चाहिए हमेशा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जेरेंड चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 में बी आंसर बन रहा है। अब कायदे से आंसर जो है वो बी है, लेकिन बी जो बन रहा है वो सी में आ रहा है, बी जो बन रहा है वो सी में आ रहा है। तो पहला आंसर आपका जाएगा किस में जाएगा, सी में। तो कायदे से ऑप्शन आपका बी ही है, लेकिन ऑप्शन जो दिए जाने चाहिए वो ये वाला है। अब आ जाता है आईएनजी क्यों आएगा, यूज्ड टू, गेट यूज्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, प्रायर टू, प्रोन टू, ऑब्जेक्ट टू, है ना, टेक टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, इन सब के बाद हमेशा जेरेंड आता है। ये अकेला एक ऐसा सेक्शन है, टोटल 12 वर्ड है जिनके बाद में हमेशा जेरेंड आएगा, ये बात याद रखना। सबसे ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है हमारे पास में, द वर्ल्ड वॉज रिलाइंग ऑन इंडिया। रिलाइंग ऑन डिपेंडेंट है इंडिया की शिपमेंट्स पर, ऑफ व्हीट, गेहूं की जो शिपमेंट्स इंडिया भेज रहा है उस पर रिलाई कर रहा है, और शॉर्टेज पर, टू अ शॉर्टेज। अब जो शॉर्टेज हो रही है तो यहाँ पे स्पार्क्स नहीं आएगा, स्पार्क्स नहीं आएगा, दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आगे वर्ब भी पास्ट में जाएगी, तो कायदे से डी ऑप्शन आंसर है। तो डी आंसर जो है वो ए में दिया गया, तो आंसर हमारा ए में टिक होगा, ये बात याद रखना। अगला सवाल आता है, अपकमिंग वेब सीरीज जो है ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म एज ट्रिगर्ड मैनी अ डिबेट होगा या मैनी अ डिबेट्स होगा। तो सी आंसर डी में आ जाएगा। मैनी के बाद या तो बहुवचन लगाओ, ए हटा दो, और ए लगाना है तो डिबेट लगा दो, एस हटा दो, ठीक है ना। तो डी में टिक करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वो डी नहीं, आंसर सी है, सी हमारा डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। इंडिया वॉज अमंग द 12 कंट्रीज, 12 देशों में से एक है, विच एब्सटेन, एब्सटेन होता है दूर रखना, दूर रखना फ्रॉम आता है, एब्सटेन के बाद फ्रॉम एक फिक्स प्रीपोजिशन है, तो एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो बी ऑप्शन किस में दे रखा है, सी में, तो एरर जो बन रहा है वो सी में बन रहा है। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास आंसर आ रहा है, मोर देन 33 लाख चेक केसेस बाउंस आर पेंडिंग, बाउंस केसेस आर पेंडिंग इन डिफरेंट कोर्ट्स आ जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंट कोर्ट आ जाएगा, डिफरेंट अलग अलग कोर्ट्स में। तो कायदे से सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन बच्चा जी किसमें लगा रखा, सी, डी में आंसर लगेगा, ये बात याद रखना। द इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज अ न्यू इमिग्रेशन बिल विच एम्स टू इमिग्रेट या इंटीग्रेट, विच एम्स टू, अब ध्यान देना, टू पहला एम क्या है, इंटीग्रेट करो मैनेजमेंट को, ओके, इसी टू से फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रीमलाइन करो वेलफेयर ऑफ एमिग्रेंट वर्कर। तो आंसर किस में आ रहा है, सी, बोले तो डी में आंसर आ रहा है। अब चलो जी, ये आंसर बन गया हमारे पास, और आंसर बन गया तो इजी बन गया भाई, इजी मैनर में बन गया, है ना। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है भाई, ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक बार इस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को पढ़ना था वैसे, ठीक है जी। पहले इसका जो बन रहा है आंसर वो देख लीजिए। पहला आंसर बन रहा है इसका ई ए सी डी, ई ए सी डी, पहला ये रहा, दूसरा ऊपर चला गया भाई, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ई ए सी डी। और आंसर टैली करके वो लिख देते हैं बचे हुए दो, यानी एफ और बी आ रहा है, एफ पर 5 आ रहा है और बी पर हमारे पास जो आ रहा है वो छठा आ रहा है। अब लॉजिक देखते चलिए आंसर्स को। सबसे पहली बात यहाँ पे पहला वर्ड याद रखिए, कैरियर विक्रांत की बात हो रही है, कैरियर विक्रांत की बात हो रही है। कमीशनिंग ऑफ इंडिया यानी कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट, पहला जो एयरक्राफ्ट बना वो आईएनएस विक्रांत था, जो बड़े बड़े पानी के बड़े बड़े शिप्स जो हैं, बड़े बड़े जो जहाज या बोट्स या जेट्स उतर सकते हैं, तो ये आईएनएस विक्रांत जो था ये माना जा रहा था कि पीस और सिक्योरिटी बढ़ाएगा एंड के अंदर इंडियन ओशियन में, ओके है जी। अब ये क्या है, ये कैरियर है, इस कैरियर से कैरियर को क्या बनाया, पेयर वर्ड बनाया। अब ये कहा जा रहा था कि ये कैरियर जो है कमीशन होगा, ध्यान दिया जाएगा सितंबर में मोदी के सामने, मोदी जी के सामने, ओके जी, ठीक है। अब सितंबर
यहां पर खत्म होगा, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, तो नवंबर आ गया, ये रहा फ्रॉम नवंबर। अब नवंबर से एक बार मोदी जी इसको कमीशन कर देंगे, तो नवंबर से नवल आर्मी कमेंस करेगी लैंडिंग ट्रायल्स। लैंडिंग ट्रायल्स पे ट्राई करेगी, उतार उतार के देखेगी, ठीक है जी। अब ये लैंडिंग ट्रायल कब होंगे? लैंडिंग ट्रायल विल हैपन तभी होंगे जब कंप्लीट क्रू होगा, कंप्लीट क्रू होगा। अब ये कंप्लीट क्रू कब होगा? जब कंप्लीट क्रू होगा तो ठीक है जी। अब ये सभी एफर्ट्स डलेंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है जी, ऑपरेशनल होगा और 2023 के एंड तक ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। अब यहां देखिए ये कह रहा है फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा और यहाँ पे इट विल पुट इन ऑल एफर्ट, कोशिश करेंगे इसको ऑपरेशनल कर दे और 2023 तक इसे कंप्लीट कर दे। तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है बच्चा जी। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और हमारे पास ये 5 प्रश्न बचते हैं, ये भी कुछ रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है, इनको एक बार देखते हैं। सबसे पहला आंसर बनता है भाई, इसको पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इस सेंटेंस के अंदर क्या करना है, इसके सेंटेंसेस को अरेंज करना है। सिंपल सा लॉजिक है, तो पढ़िए और पढ़ने के बाद अरेंज कीजिए। जैसे सबसे पहला सेंटेंस आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंडक्ट किया सर्वे। सर्वे तो हुआ, लेकिन किस पर सर्वे हुआ है? थिंक टैंक और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस पर सर्वे हुआ। किस चीज का सर्वे हुआ? क्योंकि उनमें इरेगुलरिटीज पाई गई। काय की इरेगुलरिटीज? पैसे की जो ट्रांसेक्शन है, वो कह देते हैं थिंक टैंक वाले, शार्क टैंक वाले, लाओ हम 150 करोड़ की फंडिंग कर देते हैं। कहां से करोगे? उस पर भी तो सरकार की नजर होगी ना। तो सरकार क्या करती है? नजर बनाए रखती है भाई कि ये कर तो रहे, कहां से कर रहे। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में तो खैर हमने देखा था कि कोई गलती है ही नहीं, तो ये आंसर तो बिल्कुल ठीक ही था। बचे हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन बनता है BADC वाला। कौन सा है देखते हैं। पहले बी क्या है? रिसर्चर्स ने पाया कि दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए। व्हेन यू सिट यू यूज लेस, जब तुम बैठते हो तो लेस यूज करते हो। क्या यूज करते हो? लेस एनर्जी, और एनर्जी यूज करते हो देन यू डू व्हेन यू स्टैंड और मूव, यानी कि जब घूमोगे तो एनर्जी कम यूज होगी, बैठोगे तो एनर्जी ऑब्वियसली कम और घूमने पे ज्यादा होगी। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? CBAD भाई, ये इसका आंसर है। When someone experience a stressful, जब कोई व्यक्ति स्ट्रेसफुल, क्या एक्सपीरियंस करेगा? स्ट्रेसफुल डिफिकल्टी नहीं हो सकता है, स्ट्रेसफुल के बाद में एंड नहीं आ सकता है, तो स्ट्रेसफुल लाइफ ही आएगा। तो सी और बी इसका पेयर बन जाएगा, सी और बी इसका पेयर बन जाएगा। स्ट्रेसफुल लाइफ, जब कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस करेगा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, दे माइट फाइंड इट मोर क्या? मोर डिफिकल्ट, आंसर बन जाएगा। ऐसे में आंसर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बचे 2 क्वेश्चन, जितना अच्छे से रीडिंग करोगे आंसर बनाना आसान हो जाएगा। ये वाला सवाल बनता है ADCB। ए क्या कहता है? द US इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन एनफोर्स कर रही है। क्या एनफोर्स कर रही है? थोपे जा रहे हैं कुछ नियम और कानून, भेदभाव और पक्षपात के खिलाफ। भेदभाव और पक्षपात के खिलाफ, उसके खिलाफ हो रहा भेदभाव। एक जॉब एप्लीकेंट या एम्प्लॉय जो ऑब्वियसली इनसे संबंधित नहीं होगा और अलग अलग प्रकार के काम करता होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा पॉइंट बन जाता है। अब बचता है अंतिम पार्ट, 65 नंबर हमारे पास अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन बनता है ये वाला हिस्सा, DCBA। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है अलग अलग प्रकार के जूसेस के अंदर। जूस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और ये क्या करता है? खाने को ब्रेक डाउन कर देता है और डाइजेशन को बेहतर कर देता है। तो इस तरह से हमने एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को, कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपके सामने एग्जैक्ट सही आंसर बनाए जा सके। आज के लिए इस टॉपिक को यहीं रोकेंगे। आपके लिए सबसे अनिवार्य क्या है? आपके लिए सबसे अनिवार्य एक सिंपल सी चीज है बच्चा जी, देखिए, सही ज्ञान जहां पर मिले, सही चीज जहां पर मिले, वहां पर चिपक के चलना जरूरी है। टीचर का हाथ थाम के चलना बहुत जरूरी है। बहुत कठिन कंपटीशन है, जरा सा टहले या भटके तो बहुत सिंपल सा है कि आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे।
ऐसी अवस्था में बैंकिंग की तैयारी करने के लिए इससे अच्छा संस्थान कोई भी नहीं मिलेगा जो टेस्ट सीरीज का भी डिस्कशन ऑनलाइन देता है। सोचो, किसी भी जगह पे नहीं मिलता, वो भी प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम। आज टेस्ट हुआ है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स या फुट टाइम आपको बहुत जल्दी इसका सेक्शन मिलता है, डिस्कशन का, एक्सप्लेनेशन का, और यही चीज आपके दिन प्रतिदिन स्कोर को बढ़ाती है। और अंकुर सर की प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आप कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती कर दें, ये तो संभव ही नहीं है। ये बात याद रखना, गलती का मौका नहीं है। तभी तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला अकेला एक संस्थान बन चुका है इंदौर का, वो भी बहुत कम समय के अंदर अंदर, बहुत कम समय के अंदर अंदर, जिसके अंदर हर एक बच्चे की वीडियो से लेके हर चीज फर्जी रिजल्ट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रियलिटीज है। और सच्चाई के साथ पेशेंस और परसिवरेंस, धीरे धीरे काम करो, रेगुलरिटी मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। केवल एक संस्थान, एक नाम, A1 बैंकिंग क्लासेस। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।